वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सर नॉलेज ऑफ फिजिक्स। माय डियर स्टूडेंट, आज जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था ओम्स का नियम क्या है। आज हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ये ओम्स के नियम के अनुप्रयोग, जो स्टैंडर्ड 10 का टॉपिक है, साइंस सब्जेक्ट का टॉपिक है, और ये चैप्टर नंबर 12 से है, चैप्टर नंबर 12 विद्युत से है। ठीक है, तो इसको हम चर्चा करते हैं कि ओम के नियम का अनुप्रयोग क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ ऐसे कारक होते हैं जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो प्रतिरोध या किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, इस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे हमें चर्चा करना है कि चालक की लंबाई, नंबर 2 अगर हम कहें तो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और तीसरा होता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर हम किसी भी चालक के कारकों की बात करें, उसके प्रतिरोध की बात करें, चालक का प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, तो वो 3 चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। तो हमें इसको लिखना भी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ओम के नियम के अनुप्रयोग, तो वो कारक है जिन किसी पदार्थ का चालक पर निर्भर करते हैं, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए चालक का, राइट डाउन, चालक किस पे डिपेंड करते हैं, अभी आपको बताया था। चालक का जो प्रतिरोध होता है, चालक का प्रतिरोध, बोलिए, अभी ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी ना। चालक का प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है, ये हमें बताना है। चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे किन कारकों पे निर्भर करता है, ये तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन अगर हमें लिखना है ओम के नियम के अनुप्रयोग, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, चालक का प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करता है वो इस प्रकार है। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। अगर हमें आंसर देना है तो क्या लिखेंगे, ये ओम के नियम के अनुप्रयोग में आता है कि चालक का प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करता है वो इस प्रकार से है। ठीक है, अगर पहला पॉइंट हम कहें वो इस प्रकार से है, तो पहला पॉइंट क्या होता है, चालक की लंबाई पे डिपेंड करता है। क्या होता है, चालक की लंबाई। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया होती है, मतलब चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम कहें वो चालक है कैसा, उस पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति क्या है, या चालक की प्रकृति क्या है, पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉइंट हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे कि चालक की लंबाई पे डिपेंड करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, ये चीजें हमें याद रहेंगी। किसी चालक का प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करता है वो पहला है, कौन सा है, पहला है चालक की लंबाई, दूसरा क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तीसरा क्या है, पदार्थ की प्रकृति क्या है। इन पॉइंट पे निर्भर करता है। लेकिन अगर हम किसी चीज को बहुत शुद्ध मेजर करना चाहते हैं, परिशुद्ध माप ये दर्शाता है कि किसी धातु का एक समान चालक प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि इसकी लंबाई अगर बढ़ाएं चालक की तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा।
अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यूज को ज्यादा करेंगे, बढ़ाएंगे, इंक्रीमेंट करेंगे तो प्रतिरोध कम होगा। और उसकी एरिया को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आई विल रिटन दिस पॉइंट, आपने ये सब लिख लिया। ओके, तो अगर हमें चाहिए परिशुद्धता, अगर किसी एक चालक की परिशुद्धता निकालते हैं कि परिशुद्ध कितना है, कितना अच्छा मापन करता है, तो धातु का एक समान चालक होना चाहिए और उसके प्रतिरोध की लंबाई जो हमें बताना है, हम आपको पहले लिख के बताते हैं फिर इसको समझाते हैं। ये 3 पॉइंट तो क्लियर हो गए, अभी इसी पर हम चर्चा करेंगे। अगर हम क्या करना है कि परिशुद्ध माप ये दर्शाता है, अगर हमें किसी चीज का परिशुद्ध माप निकाला, किसी चीज कौन सा होगा, परिशुद्ध माप ये दर्शाता है क्या दर्शाता है कि चालक क्या होता है, एक समान होना चाहिए। एक समान चालक के प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होते हैं। अगर किसी धातु का हम लिखें, अगर किसी धातु का एक समान चालक, एक समान मतलब कि जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बराबर हो, उसकी लंबाई उसके रेशियो में ही हो। तो अगर हम कहें कि किसी चालक के धातु का एक समान चालक है, तो उस चालक का जो प्रतिरोध है वो किसके समानुपाती होता है, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि परिशुद्ध माप ये दर्शाता है, अगर किसी चालक की शुद्ध वैल्यूज हमें निकालना है तो हमें बताना पड़ेगा कि किसी धातु का एक समान चालक के प्रतिरोध के समानुपाती, क्या लिखा है, एक समान चालक के प्रतिरोध किसके बराबर होता है, उसकी लंबाई के, क्या बताएंगे, जैसे हमने बताया एक समान चालक के प्रतिरोध के समानुपाती किसके होता है, वो लिखना पड़ेगा ना, प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, उसकी लंबाई के समानुपाती तथा चालक के जो हमारा अनुप्रस्थ काट है, तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब विलोमापाती, व्युत्क्रमानुपाती ठीक है, होता है ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया कि अगर परिशुद्ध माप चाहिए तो उसकी लंबाई, जैसे क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे कोई सिलेंडर है, ये चालक है, मान लेते हैं इसकी चालक की लंबाई L है, कैपिटल L। जब इसको हम इंक्रीमेंट करेंगे तो इसकी लंबाई क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, ठीक है। तो अगर इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसकी चालकता बढ़ेगी। कहने का मतलब जो कहा गया है यहाँ पे कि अगर लंबाई बढ़ा दें तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है, और अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दें तो क्या हो जाएगा, तब भी प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज्यादा करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो अब हम आपको बताएंगे फार्मूला से। मान लेते हैं कि कोई चालक है, उसका प्रतिरोध क्या है, माना कि चालक का प्रतिरोध R है तथा लंबाई स्मॉल l तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो हमने डिफिनीशन पढ़ी, अभी डिफाइन किया हमने, उसके बेसिस पे क्या बताया गया है कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमारा प्रतिरोध क्या है, चालक का R है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब समानुपाती होता है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में हम उसके आगे हम पढ़े हैं कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के
व्युत्क्रमानुपाती होता है तो हम दूसरा लिख सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसके बेसिस पे समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखें अगर, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 और 2 क्या है? R ये है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को, समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो क्या हो सकता है? एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनल समानुपाती नियतांक। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे R इक्वल टू L है, तो इसको अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है रो L/A। यहाँ पे जो रो है वो क्या है? नियतांक है। कौन सा नियतांक है? रो इज द नियतांक। कौन सा? समानुपातिक या अनुपातिक, जो भी देखो, समानुपातिक नियतांक। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? और प्रतिरोधकता, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, तब इसको क्या बोलेंगे? रो क्या है? यहाँ पे प्रतिरोधकता है। तो अगर हम ये क्वेश्चन को कहें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो L/A हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि R L के समानुपाती है और उसके क्या है? विलोमानुपाती है। विलोमानुपाती होता है जिसको हम बोलते हैं आनुपातिक नियतांक या समानुपातिक, जो भी दोनों एक ही है। ठीक है, आनुपातिक लिख दो, ये ज्यादा क्लियर रहता है। अनुपातिक नियतांक। ठीक है, नियतांक या प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, तो इस तरह से R इक्वल टू रो L/A हमारा एक इक्वेशन आ गया। अगर इसका मात्रक लिखें तो क्या होगा? अगर हम रो का मात्रक लिखें तो क्या होगा? पहले अगर रो की वैल्यू निकालना है तो रो का फार्मूला निकालना, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा रो A/L। ठीक है, और इसका मात्रक अगर निकालें प्रतिरोधकता का तो लिखिए रो का मात्रक क्या होगा? कौन बताएगा? बताइए क्या होगा? नहीं बताओगे? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ये रो है वो प्रतिरोधकता का मात्रक है। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमारे पास चालक हैं। ठीक है, मिश्र धातुएं हैं या फिर विद्युत रोधी जो है चालक होते हैं, तो उनका प्रतिरोधकता क्या होती है, कैसे होती है, इस पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो ये यहाँ तक लिख दिया। ये पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो ओम मीटर हमने लिख दिया, इसका फार्मूला निकाल दिया, तो ये इसके अनुप्रयोग में आ जाता है। ठीक है, अब हम चालक की प्रतिरोधकता के बारे में बताएंगे कि कौन किसकी कितनी रेंज में क्या प्रतिरोधकता होती है, वो इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे हम कहें कि चालक धातु या मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या? अगर हम चालक की बात करें तो हमने बोला चालक, जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? कुछ धातुएं होती है तथा कुछ मिश्र धातु होती है। ठीक है, मिश्र धातु। ठीक है, अगर हम चालक की प्रतिरोधकता बोले तो बहुत कम होती है। चालक की प्रतिरोधकता का अगर रेंज कहें हम, धातु या मिश्र धातु की प्रतिरोधकता इसकी बात करें तो यहाँ इसमें कौन कौन से आगे धातु आएंगे? धातु में मिश्र धातु। ठीक है, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। ठीक है, इसके तो इसकी अगर हम प्रतिरोधकता की बात करें तो इसका जो रेंज होता है 10⁻⁸ से लेकर के कितना होता है? 10⁻⁶ ओम मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻। अब इसमें धातु में कौन कौन से ले सकते हो, बताएगा कोई? चलो अभी थोड़ी देर के बाद हम चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से ले। चलो लिख रहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे चालक की प्रतिरोधकता कितनी है? ठीक है, तो चालक की प्रतिरोधकता जो इसकी रेंज है वो 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर तक है। ठीक है, ये इसकी प्रतिरोधकता का रेंज है। तो इस चालक में कौन कौन से आते हैं? जैसे है कॉपर है। ठीक है, चलो ठीक है, सबको पहले तो ये लिख लेते हैं, चालक का ये हो गया। अब हम लिखेंगे विद्युत रोधी।
ठीक है। अब जिसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होगी वो क्या होगा, एक अच्छा चालक होगा। ठीक है, तो विद्युत के अच्छे चालक की प्रतिरोधकता कम होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि चालक क्या है, चालक। ठीक है, जो हमारे जिसकी प्रतिरोधकता, तो जिसकी प्रतिरोधकता कम होती है वो क्या होता है, एक अच्छा चालक होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ये अच्छे चालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, रबड़, कांच, ये क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। रबड़, कांच, ये विद्युत रोधी होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत रोधी, जिसको हम अचालक बोलते हैं। ठीक है, या कुचालक, जो भी बोलो, विद्युत रोधी होते हैं। तो ये विद्युत रोधी होते हैं। तो आप इनकी प्रतिरोधकता की बात करेंगे तो इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, ठीक है, इनकी प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है, और जिसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है उसकी चालकता बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसकी जो प्रतिरोधकता की बात करें तो बहुत ही ज्यादा होती है, 10⁻12 ओम मीटर से लेके टू कितना होती होगी, आप जस्ट इमेजिन करें कितना होती होगी, 10⁻, कितना बोल दो, 10⁻17। हाँ ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10⁻17 ओम मीटर होती है, तो जिसकी बहुत हाई प्रतिरोधकता है, जिसमें करंट फ्लो ही नहीं होता। ठीक है, अगर हम किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता था प्रतिरोध या उसके प्रतिरोधकता ताप के परिवर्तन के साथ हम बात करें तो उसकी वैल्यू बदल जाती है। अगर हम उसके ताप में परिवर्तन कर दें तो उसकी प्रतिरोधकता बदल जाती है। हम क्या कहना चाहते हैं कि किसी भी अगर पदार्थ की प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, जिसको हम रिएक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, रेजिस्टिविटी कहते हैं, ये दोनों ताप पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसको लिखिए, चलो लिख लो फिर। क्या लिखना है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध, लिखिए यहीं पे लिख देते हैं, किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता क्या होती है, परिवर्तित होती, ताप के परिवर्तन पे, ताप के परिवर्तन पर बदल जाती है। क्या बदल जाती है, के साथ, ताप के परिवर्तन के साथ, या के साथ लिखे, परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाती है या बदल जाती है, जो भी लिखिए, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये सब बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो आपको लिखना है। अब ऐसे नहीं कि आप ऐसे सुन लीजिए, तो ये सब आपको लिखना है, जिससे क्या एग्जाम में अच्छे मार्क आए। ठीक है, अगर हम उदाहरण दें इसका, तो उदाहरण देखते हैं कि किसमें, चालक में क्या आता है, मिश्र धातु में क्या है। तो एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, अगर हम चालक की बात करें तो चालक की बात कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं उसमें, हम अगर हम चालक की बात करें तो चलिए, चालक पहले हम कह रहे हैं जिसकी चालकता है ज्यादा होती है वो चालक होते हैं। अगर इसमें एग्जांपल ले तो बहुत सारे लिख सकती हो, कौन कौन से, चलिए, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम की वैल्यू, चलो इसको ढंग से और लिखते हैं। ठीक है, चलो कौन कौन से लिख सकते हैं, सिल्वर लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये लाइन एल्यूमिनियम है। और कौन से होते हैं बताइए, और क्या लिख सकते हैं, सिल्वर। अच्छा गुड, ये सिल्वर भी है, सिल्वर। ठीक है, और क्या हो सकता है, कॉपर है। चलो कॉपर मान लिया, कॉपर। और टंगस्टन, हाँ टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन, टंगस्टन जगह है ना, टंगस्टन। ठीक है, तो टंगस्टन है, और बहुत सारे हैं, आयरन है। ठीक है, ये सब बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो।
जो चालक होते हैं, और इनकी जो चालकता होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी जो प्रतिरोधकता होती है बहुत कम। इत्यादि बहुत सारे जो आपके और आगे इत्यादि आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरे की बात करें तो हम क्या होते हैं, मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं हम लिखते हैं, तो मिश्र धातु। चलिए अब नेक्स्ट मिश्र धातुएं की बात कर रहे हैं। मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं में जो कई चालक मिला के बनाए जाते हैं, जैसे नाम है मैग्नीज, नाम सुना है मैग्नीज। चलिए ये किसके किसके मिलके बना होता है, कॉपर होता है इसमें, ठीक है, Cu कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, और क्या होता है, निकल होता है, तो निकल होता है, ये इससे बना होता है। मिश्र धातु मतलब जो कई मेटल से मिलके बने होते हैं। नाइक्रोम, नाइक्रोम, निक्रोम में क्या होता है, चलिए बताइए क्या क्या होगा। निकल होगा, ठीक है, और क्रोमियम होगा, गुड, मैग्नीज होगा और आयरन होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या क्या बताया अभी, निकल होगा, ठीक है, और क्या होता है, क्रोमियम होता है, गुड, क्रोमियम होता है, और मैग्नीज होता है, और क्या होता है, आयरन, Fe, ठीक है। तो इससे मिलके ये धातुएं बनाई जाती है, ठीक है। अब आता है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी जिसमें करंट, जिसको अचालक बोलते हैं, या विद्युत रोधी, तो इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है। कुछ मैं लिख देता हूँ, चलिए कौन कौन से एग्जाम, अगर एग्जाम्पल लिखने को आए तो क्या लिखोगे, जैसे कांच है, और क्या, रबड़ है, डायमंड है, ठीक है, रबड़ है, डायमंड, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो ओम के नियम के अनुप्रयोग में आते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ओके। तो लिख लिया आप लोगों ने, ओके, थैंक यू।